स्कूल टाइमिंग पत्र फर्जीवाड़ा का हुआ उजागर। अब बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के पाठक के हैं रडार पर और तमाम नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के समक्ष मैं हाजिर हूं बिहार के शिक्षा जगत में उथल पुथल के बीच चल रही सरकार और के पाठक के बीच की टकराहट का खुलासा करने को लेकर और बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से ही सहारा मिलने की उम्मीद की खबर को लेकर। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, हमारे तमाम बंधुओं से आग्रह होगा कि आप सभी हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब कर एक विकसित चैनल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। साथियों, 28 फरवरी 2024 को एक पत्र निकलता है जिसमें विद्यालय का टाइमिंग 10 बजे से लेकर 4 बजे तक निर्धारित की जाती है, परंतु उसमें शिक्षकों की उपस्थिति 9:45 और प्रस्थान 4:15 पर निर्धारित किया जाता है। साथियों, ये तमाम खबरें सुनकर बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों में खुशी की सैलाब उभर आती है और झूम झूम कर कई शिक्षकों के द्वारा मिठाइयां बांटी जाती है तो कई कार्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा एक राहत भरी खबर के लिए संतोष व्यक्त की जाती है। परंतु इसी बीच 5 घंटे बीत जाने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है जिसमें इस बात का खुलासा किया जाता है कि विद्यालय टाइमिंग को लेकर वायरल हो रहे पत्र बिल्कुल फर्जी है। अब ये खबर सुनकर तमाम प्रकार के तमाम कोटि के शिक्षकों में मायूसी छा जाती है और वे सभी सिर्फ इतना ही सोचते कि वास्तव में तमाम शिक्षकों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हुए इन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, इस क्रम में हम आप सभी को बता दें कि प्रताड़ित होना शिक्षकों के लिए एक आम सी बात हो गई है। सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित करने की नई बात है तो वो है विद्यालय अध्यापकों के लिए और दूसरे हैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक। नियोजित शिक्षक वैसे भी वर्षों से प्रताड़ित होते आ रहे हैं और एक से बढ़कर एक चुनौतियों का सामना करते आ रहे हैं। इसका भी हम इस वीडियो के माध्यम से खुलासा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाले न्याय निर्णय का भी खुलासा करेंगे। आप सभी इस वीडियो में बने रहेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि पत्र फर्जीवाड़ा का खुलासा कैसे हुआ। साथियों, इस क्रम में आप सभी अवगत होंगे कि बीते 2 दिन पहले सदन में माननीय शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि शिक्षा विभाग की ओर से निर्धारित एक बैठक जिसमें तमाम कुलपतियों को भाग लेना है उसे हमने निरस्त कर दिया है। अब कोई बैठक ही नहीं होगी क्योंकि राजभवन की ओर से सख्त निर्देश दिए गए थे कुलपतियों को कि शिक्षा विभाग की इस बैठक में शामिल नहीं होना है। परंतु माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की बातें नहीं चलती है और शिक्षा विभाग अपने निर्धारित समय से बैठक का आयोजन करता है, परंतु उस कार्यक्रम में एक भी वीसी भाग नहीं लेते हैं। साथियों, शिक्षा विभाग की बैठक प्रारंभ करने से पूर्व ही तमाम शिक्षकों के लिए टाइमिंग में बदलाव संबंधी पत्र निर्गत होता है और के पाठक महोदय झुके झुके नजर आते हैं कि हमने सरकार की बात मान ली है, अब हमारी बात मानना भी राजभवन और शिक्षा मंत्री के लिए चुनौती है। परंतु टाइमिंग में बदलाव संबंधी पत्र तो निकल जाता है, शिक्षा विभाग की बैठक भी हो जाती है, लेकिन उसमें राजभवन की ओर से दिशा निर्देश का पालन करते हुए एक भी कुलपति भाग नहीं लेते हैं, जो कि के पाठक को बर्दाश्त नहीं होता। वो यही सोचते कि हमने जब सरकार की बात मानते हुए एक कदम नीचे खसक गया तो आखिर राजभवन एक कदम पीछे क्यों नहीं खिसक रही। इन बातों को प्रतिष्ठा बनाते हुए एक बार फिर से के पाठक अपने पूर्व के निर्णय को बदलते हैं और उस पत्र को गलत साबित करते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं कि वो पत्र ही निराधार थे। साथियों, आप देख सकते हैं कि जो भी स्कूल टाइमिंग में बदलाव संबंधी पत्र निर्गत किए गए हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि विभिन्न जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने भी उस पत्र के आलोक में विद्यालय में संचालन की व्यवस्था बदलने को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है और उस टाइमिंग बदलाव संबंधी पत्र का अक्षरशः पालन के अनुपालन संबंधी आदेश निर्गत किया है। उस क्रम में सुपौल जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी पत्र निकाला है। यहाँ तक कि वैशाली जिला के एक शिक्षा पदाधिकारी ने भी उक्त पत्र के अक्षरशः पालन संबंधी एक पत्र निर्गत किया है। साथियों, अब सवाल ये उठता है
किसी भी जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा वायरल हो रहे पत्र के अनुसार पत्र निर्गत नहीं किए जाते हैं। उनके मेल पर जो भी पत्र आते हैं, उन्हीं मेल पर आए पत्रों के आलोक में ही जिला शिक्षा कार्यालयों द्वारा तमाम विद्यालय और प्रधानाध्यापकों के लिए आदेश निर्गत किए जाते हैं। और निश्चित रूप से सुपौल जिला शिक्षा कार्यालय या फिर अन्य जिला शिक्षा कार्यालय को भी मेल पर ही पत्र प्राप्त हुए थे या फिर हुए होंगे, जिसके एवज में उन्होंने उक्त पत्र को अक्षरशः अनुपालन संबंधी आदेश निर्गत किया। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा वायरल पत्र को फर्जी करार देना कहीं से उचित नहीं बनता, क्योंकि जिला शिक्षा कार्यालयों का मेल उसका सटीक उदाहरण है। अगर सचमुच जिला शिक्षा कार्यालयों को मेल पर पत्र प्राप्त हुए हैं तो ये गलत होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा उक्त पत्र को फर्जी साबित करार देना और एक बार फिर से चुनौती साबित होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की कठिनाइयां बढ़ सकती है, उनके ऊपर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि उन्होंने ही मेल पर सारे जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा था। तो साथियों, इन बिंदुओं से स्पष्ट हो गया कि जहां के पाठक महोदय ने अपना एक कदम नीचे खसकाया था, वहीं राजभवन अगर अपने कदम को एक कदम पीछे खींच लेती तो निश्चित रूप से सकारात्मक माहौल बन सकती थी और शिक्षा विभाग के तमाम शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर हो सकती थी। साथियों, इस क्रम में दूसरा कयास ये लगाया जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को दबाव देकर सरकार की ओर से पत्र निर्गत कराया गया, जो कि के पाठक को मालूम नहीं था। और ज्यों ही के पाठक महोदय को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पत्र को बदलने संबंधी आदेश दे दिया, जिसका कोई आधार नहीं था, जिसके कारण उक्त पत्र को ही फर्जी करार दिया गया। और उक्त पत्र को फर्जीवाड़ा साबित करने के क्रम में तीसरा अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बिहार की राजनीति बिल्कुल उथल पुथल की स्थिति में है और संभावना जताई जा रही है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लग सकती है और लोकसभा चुनाव के दरमियान ही विधानसभा के चुनाव होंगे। और इस संबंध में पुष्ट खबर जब के पाठक महोदय को मिल गई होगी तो निश्चित रूप से अब सरकार की नहीं चलेगी, सिर्फ व सिर्फ शिक्षा या फिर अन्य पदाधिकारियों की चलेगी। तो हर हाल में पुष्ट खबर मिलते ही उन्होंने उक्त पत्र को निरस्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत वे बिल्कुल अपने तरीके से शिक्षा विभाग को चलाने का निर्णय लिया। साथियों, इस क्रम में हम आप सभी को बता दें कि ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी सूरत में अब के पाठक को शिक्षा विभाग से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो सरकार है अब चुनौती सरकार को ही के पाठक महोदय देना शुरू कर दिए हैं। और वहीं वर्तमान सरकार के घटक दलों द्वारा ही के पाठक को प्रोटेक्ट दिया जा रहा है। ऐसे में अब वर्तमान नीतीश सरकार की वश की बात नहीं जो के पाठक महोदय को बाहर का रास्ता दिखा दे। साथियों, इस क्रम में आगे हम बता दें कि ऐसे पत्र को निर्गत हो जाने से, विद्यालय टाइमिंग संबंधी पत्र निर्गत होने के बाद उसे फर्जी करार दिए जाने से नियोजित शिक्षकों के ऊपर कोई मायूसी नहीं छाई है। अगर सबसे ज्यादा मायूसी छाई है तो वो विद्यालय अध्यापकों और प्रधानाध्यापक के ऊपर। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि नियोजित शिक्षक वर्षों से ऐसी बातें अपने ऊपर झेलते आ रहे हैं। नियोजित शिक्षक वर्षों से अपने कानों को बंद कर, आंखों पर काली पट्टी बांधकर कार्य करते आ रहे हैं और सरकार की हर चुनौतियों का सामना करते हुए दिन प्रतिदिन अपने अधिकार को पाए हैं और आगे भी पाते रहेंगे। इसी क्रम में वर्ष 2003 में मैट्रिक आधार पर शिक्षा मित्र की बहाली होती है। सबसे पहले उनको चुनौती दी जाती है। अब इंटरमीडिएट की योग्यता निर्धारित हो गई है तो इंटरमीडिएट करना होगा। तमाम मैट्रिक योग्यताधारी शिक्षक इंटरमीडिएट भी करते हैं। उसके बाद शुरू होता है प्रशिक्षण का मामला। साथियों, शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण डीपीई यानी इग्नू के माध्यम से 2 वर्षीय प्रशिक्षण कराया जाता है और प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी उन्हें प्रशिक्षित नहीं माना जाता है, ये कहते हुए कि अब अलग से 6 माह का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। फिर भी उसे नियोजित शिक्षक यानी शिक्षा मित्र उसे स्वीकार करते हैं और 6 माह का कोर्स कर प्रशिक्षित हो जाते हैं। उसके बाद साथियों, अब सेवा अस्थाई की बात आती है तो तमाम नियोजित शिक्षकों को कहा जाता है कि अब अपने आप को दक्ष साबित करने के लिए दक्षता परीक्षा देना होगा, अन्यथा सेवा से बाहर हो जाएंगे। तमाम नियोजित शिक्षक उस दक्षता परीक्षा में भी बैठते हैं और सफलता प्राप्त कर सरकार की चुनौती को समाप्त करते हैं, अपने अधिकार को प्राप्त करते हैं। उसके बाद सवाल उठता है विभिन्न
बिहार से बाहर के विश्वविद्यालयों द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का निर्गत होना, जिसके आधार पर कई ऐसे शिक्षक होते हैं जिन्हें सेवा से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, परंतु कई शिक्षक इस चुनौती को स्वीकार करते हुए नए प्रशिक्षण करते हैं और बिल्कुल बिहार से करते हैं और अपनी सेवा को बचा लेते हैं। इसी बीच खबर आती है कि तमाम नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा देना होगा। संघ की ओर से ऐलान किया जाता है कि परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना है, फिर भी नियोजित शिक्षक संघ की बातों को दरकिनार करते हुए परीक्षा में बैठ जाते हैं। साथियों, होता यूं है कि परीक्षा में बैठने के उपरांत तमाम शिक्षकों को ये बातें कही जाती कि उनका सिलेबस बीपीएससी स्तर का होता है, परंतु उससे कई गुना ज्यादा ऊंचे स्तर का प्रश्न पूछ लिया जाता है और उनके सामने एक चुनौती खड़ी कर दी जाती है। परंतु तमाम नियोजित शिक्षक उस चुनौती का भी सामना करते हैं और अपने अनुभव के आधार पर प्रश्नों को हल करते हुए उसमें सफलता प्राप्त करेंगे और सरकार की चुनौती को सहर्ष स्वीकार करेंगे। साथियों, ये होते हैं तमाम नियोजित शिक्षकों की जिंदगी का असली टकराहट और चुनौती, जिसे हर हाल में स्वीकार करते हुए नियोजित शिक्षक सफलता प्राप्त कर अपने अधिकारों को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे में इस पत्र को फर्जीवाड़ा करार देना नियोजित शिक्षकों के लिए कोई नई बात नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे आदेशों और काले कानूनों से नियोजित शिक्षक बिल्कुल पक चुके हैं और उनकी आदत सी बन गई है ऐसे नियमों से निपटने की। लेकिन इस क्रम में हम आपको बता दें कि ऐसी बात नहीं कि इसके बाद समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हर हाल में समस्याएं आती रहेंगी और उसका भी निदान तमाम नियोजित शिक्षक करते रहेंगे। लेकिन इतना तो जरूर है कि किसी विधायकों से अब कोई आशा नहीं रह गई है, सरकार से कोई आशा नहीं रह गई है। अगर राहत भरी खबर मिलती है, तमाम शिक्षकों को अपना अधिकार मिलता है, तो वो मिलेगा सिर्फ व सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आधार पर। और शिक्षक एकता मंच के नेताओं द्वारा मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है। इसी क्रम में एसएलपी संख्या 5170 का मेंशन 28 फरवरी को हो गया, जिसका सुनवाई और बहस 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित की गई है। ये तो निश्चित है कि सक्षमता परीक्षा पर रोक नहीं लग सकती, परंतु उस केस का मुख्य मुद्दा है विशिष्ट शिक्षक नियमावली को निरस्त कराना। तो निश्चित रूप से तमाम शिक्षकों को इसमें सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि उसके धाराएं ही गलत है। तो ये अहम खबर है। हम इस वीडियो के माध्यम से तमाम शिक्षक बंधुओं से आग्रह पूर्वक ये कहना चाहेंगे कि नियोजित शिक्षक अपने अधिकारों के लिए लड़ते आए हैं, चुनौतियों को स्वीकार करते आए हैं और जीतते आए हैं। इस क्रम में सभी बंधु आपस में बिहार के तमाम शिक्षक एकजुटता बनाकर चुनौती भरी मुश्किल घड़ी का सामना करें और अपने अधिकारों को प्राप्त करने में अपना अपना बहुमूल्य योगदान दे। साथियों, अब शिक्षा मंत्री भी रडार पर हैं, क्योंकि उनकी भी बातों की अवहेलना हुई है। जहां उन्होंने बैठक को निरस्त कर दी थी, वही बैठक का आयोजन हो गया। तो कहीं से न बिहार के मुख्यमंत्री शिक्षकों के लिए कुछ कर सकते, न ही शिक्षा मंत्री कुछ कर सकते, न ही विपक्ष कर सकती। तो हर हाल में नियोजित शिक्षकों को अपने बुद्धि और विवेक का परिचय देते हुए अपने अधिकारों के लिए सिर्फ व सिर्फ कानून न्यायपालिका का सहारा लेना होगा, क्योंकि विधायिका के ऊपर कार्यपालिका बिल्कुल हावी हो चुकी है। साथियों, इन तमाम मुद्दों पर आप सभी का क्या कहना है, आप हमें इस कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।